हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन डे एग्जाम के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलिए, यहाँ पर जो भी आपके वन डे एग्जाम्स होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ ठीक है दोस्तों, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स हो गए या जो भी आपके वन डे एग्जाम है उसके करंट अफेयर मैं आपको आज कराऊंगी। तो मेरा नाम पूनम शर्मा है और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपको अच्छे से समझ आने वाला है। जो भी आपके क्वेश्चन एंड डाउट है आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, मैं सभी कमेंट देखती हूँ। एक बार फिर से वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस इस तरीके से रहने वाला है कि पहले मैं आपको कोई भी न्यूज डिस्कस करने वाली हूं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इस तरह का न्यूज हमारा है तो उसे कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज जो कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया विजिट किया था 17 ऑफ फरवरी को। 17 ऑफ फरवरी से लेकर 19 तक इनका इंडिया विजिट रहा। इस इंडिया विजिट के दौरान क्या-क्या मुख्य फैसले लिए गए, क्या-क्या बड़ी हाइलाइट्स हुई या क्या-क्या चीजें इन्होंने अटेंड की, इन सब के बारे में हम एक बार डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, ठीक है, इनका अभी 3 दिन का यानी कि 3 डेज 3 दिवसीय विजिट रहा कहां पर, इंडिया में। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट भी पता होनी चाहिए, फरवरी 17 से लेकर 19 तक इन्होंने विजिट किया। ठीक है, और इनको मतलब एट द इन्विटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको इन्वाइट किया था। ठीक है, दिस रिमार्क्स फ्रेंच प्रेसिडेंट फोर्थ विजिट टू इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका चौथा विजिट यानी कि फोर्थ विजिट था। ड्यूरिंग हिज विजिट ही पार्टिसिपेटेड द आर्टिफिशियल मतलब AI इम्पैक्ट समिट 2026 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026। इन्होंने इस अपनी विजिट के दौरान जो इनका ये जो विजिट था, ठीक है, इस विजिट 3 डेज का जो विजिट रहा इसके दौरान इन्होंने AI इम्पैक्ट समिट 2026 भी अटेंड किया यानी कि उसमें पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जब भी हमारे देश में कोई बड़े मंत्री या फिर किसी भी देश के आते हैं तो वो जो हाइलाइट्स होती है या वो कि कौन से प्रोग्रामों को अटेंड कर रहे हैं या कौन से इनोग्रेशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस पार्टिसिपेट किया और आगे बढ़ते हैं AI समिट में और कुछ मेन जो हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। इनोग्रेशन, इन्होंने साथ ही साथ इनोग्रेशन किया H125 यानी कि H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो गाइस कि इन्होंने यहाँ पर H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का किया। ठीक है, PM मोदी अलॉन्ग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट वर्चुअली इनोग्रेटेड द फाइनल असेंबली लाइन ऑफ H125 हेलीकॉप्टर्स डेवलप जॉइंटली बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL एंड एयरबस एट वेमागल इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो H125 मतलब हेलीकॉप्टर है जिसको अभी जॉइंटली डेवलप किया है टाटा और एयरबस ठीक है, एयरबस जो है ये इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो इसका जॉइंट इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली ही किया गया जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग, ठीक है, 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग यानी कि संवाद होता है उसको भी ज्वाइन किया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, काउंटर पार्ट। ठीक है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कर्नाटका बेंगलोर में हेल्ड किया गया था अभी रिसेंटली ही एनुअल डिफेंस डायलॉग, तो जिसको अभी इन्होंने को चेयर किया यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसके मतलब इसको पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ इंडियन फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2020 PM मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट जॉइंटली इनोग्रेटेड द इंडिया फ्रांस ईयर, ठीक है, इनोवेशन इंडिया फ्रांस ईयर इनोवेशन 2026 जो कि महाराष्ट्र मुंबई में हुआ
उसको भी इन्होंने क्या किया, इसका इनॉग्रेशन किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ इनोवेशन यानी कि इंडियन फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का बेसिकली उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपके ऑप्शंस में आप जो भी होगा आपको आंसर करना है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल जो मतलब मैक्रोन है वो, और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे किया गया। ये कहाँ हेल्ड किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र में हेल्ड किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इस तरह के टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच मेजर इवेंट डिड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जॉइंटली इनोग्रेटेड इन मुंबई ऑन 17 फरवरी। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने कौन सा बेसिक ये जो प्रोग्राम है मतलब जॉइंटली इनोग्रेट किया मुंबई के अंदर। तो आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया फ्रांस डिफेंस फोरम 2026, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, द 2026 इंडो पैसिफिक समिट, द इंडिया फ्रांस साइबर सिक्योरिटी मीट, या नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने जैसे कि बताया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 जो कि मुंबई में हेल्ड हुआ था, इसका इनोग्रेशन किया गया है। यहाँ पे आप तस्वीर देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इसी पे अगर और मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन पार्टिसिपेटेड इन विच मेजर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 19 फरवरी। यानी कि नई दिल्ली में 19 फरवरी को कौन सी मेजर कॉन्फ्रेंस को फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मतलब पार्टिसिपेट किया। तो आपके ऑप्शन है G7, ठीक है, ठीक है, G7 समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, क्लाइमेट चेंज एक्शन समिट, या इंडो फ्रांस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, या फिर नन ऑफ द। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डिफेंस डायलॉग किया था। तो यहाँ पे बेसिकली मैरीटाइम है, ये नहीं होगा आंसर। ऑब्वियस सी बात है, एआई इम्पैक्ट समिट जो कि दिल्ली में समिट हुआ था, उसको भी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने मैक्रोन ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया। सो वेल आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ आ गया। तो देखिए यहाँ इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक न्यूज थी, जो भी उसके मेजर हाइलाइट्स है इनके विजिट से रिलेटेड वो हम डिस्कशन में कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। तो अगला हमारा न्यूज आता है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी greeted the people of Arunachal Pradesh on the occasion of the statehood day celebrated on 20th Feb 2026। यानी कि देखिए अभी रिसेंटली ही 20 फरवरी को जो अरुणाचल प्रदेश है जहां सबसे पहला सूरज उगता है भारत का, मतलब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में सूरज की जो सनलाइट है यानी कि वो सबसे पहले गिरती है, तो इसीलिए कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। तो उसका अभी रिसेंटली ही फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, जिस मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट को बधाई दी, साथ ही साथ एक प्यारा सा मैसेज भी छोड़ा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे ऑल्सो नोन एज द फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 20th फेब, ठीक है। तो 20 फरवरी को हर साल ये दिवस ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि समर्पित है इनके फाउंडेशन डे को, जिस दिन इनका मतलब ये अस्तित्व में एज अ स्टेट। ऑन दिस डे इन 1987 अरुणाचल प्रदेश बिकेम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। अभी इसकी मैं पूरी हिस्ट्री भी आपको बता दूंगी। तो बेसिकली ये क्या था कि ये 1987 में इसे 24वां यानी कि 24th स्टेट इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, मतलब इंडियन स्टेट, ठीक है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये जो स्टेट है पॉपुलरली जैसे कि अभी मैंने बताया लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र का यानी कि इस जगह का जो रीजन है इंडिया में एक ऐसा रीजन है जो सबसे पहले सनलाइट को रिसीव करता है, ठीक है। तो एज इट इज द फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू रिसीव द सनलाइट, ठीक है। तो सबसे पहली जो सूरज की किरण पड़ती है ना वो अरुणाचल प्रदेश के ही क्षेत्र पर पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से लोकेटेड, और मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अपने कंसर्नेबल एरिया भी है क्योंकि ये बाउंड्रीज शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो अरुणाचल प्रदेश 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, भूटान, चाइना और म्यांमार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अगर हम जर्नी की हिस्टोरिकल जर्नी की बात करें तो देखिए इसकी स्टार्ट हुई थी 1826 से,
1826, ठीक है? ये एक ट्रीटी हुई थी, यांडोबो की ये ट्रीटी हुई थी। बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर, ठीक है? पहला जो एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था, बर्मा वॉर हुआ था बेसिकली, उसके बाद एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई थी जिसका नाम था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ यांडबो, ठीक है? इस ट्रीटी के बाद 1826 में जो अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश है वो किसके अंडर में था? ब्रिटिश कंट्रोल के। तो यहाँ से 1938 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इन्होंने फॉर्म किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि आप इसे नेपा भी कहते हैं, एनईएफए, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बेसिकली इन्होंने क्या की थी, फॉर्मेशन की। 1940 में एक सिमला ट्रीटी मैंने क्या किया, तिब्बत और नेपाल नेफा की बाउंड्रीज को डिस्क्राइब किया कि कौन सी बाउंड्रीज अरुणाचल प्रदेश की हैं और कौन सी बाउंड्रीज तिब्बत की हैं, और इसे बेसिकली क्या कहते हैं, सिमला ट्रीटी। इसके बाद 1947 में जब आजादी का समय था, एट द टाइम ऑफ मतलब इंडिपेंडेंस, जो नेफा जो था वो असम के अंडर था, ठीक है? फिर 1972 में नेफा को रिनेम कर दिया गया और ये क्या बन गया, अरुणाचल प्रदेश एंड मेड एज यूनियन टेरिटरी, ठीक है? इसे अरुणाचल प्रदेश मतलब इसका रिनेम किया गया और इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश 1972 में, और ये किस मतलब ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, बट 1987 में इसे 24th स्टेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, और जब से ही हम इसका क्या बनाते हैं, फैब 20 फैब को हम इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये जर्नी इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीटेड द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेटहुड डे। अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी, मार्किंग इट्स इवेल्युएशन टू स्टेटहुड इन विच ईयर। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश हर ईयर इस डे को सेलिब्रेट करता है 20 फरवरी को। जैसे कि मैंने बताया, ये डे कब इवेल्युएट हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई, वो ईयर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, देखो हमें ना हमेशा जब भी हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, तो आंसर कभी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखिए, जीए में या फिर हम करंट अफेयर में बात करें, अगर हम बैंकिंग के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वो सारा खेल हमें सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने का है। देखिए, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने पूछा है, उसने ऑलरेडी बताया 25 को मनाया जाता है करंट अफेयर, बट इसने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है 1972 से, 1985 से, 1987 से, 1991 से या 1995 से। तो अभी मैंने जैसे कि बताया 1987 से हम असम को एज अ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सॉरी, एज अरुणाचल प्रदेश से नेम 1972 में ही हो गया था, बट 1987 में ये स्टेट बना था। तो यहाँ स्टेट की बात की जा रही है। सो वेल आई होप स्टेटहुड डे भी इसे कहते हैं, इसका फाउंडेशन डे भी बेसिकली इसे कहते हैं, जिसपे अभी रिसेंटली ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन्हें बधाइयां दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगले न्यूज पे बात करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, अभी जैसे कि बताया इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ 2026 का, जिसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी अटेंड किया। ठीक है, तो इस समिट के दौरान क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बात की जा रही है। India AI Summit 2026, the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे आपका NIE लिट, ठीक है, साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 20 फरवरी। यहाँ पे क्या किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, किसके साथ, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। अब वो किस लिए की है, कौन कौन सी चीजें डेवलपमेंट करने के लिए की है, वो हम बात करेंगे। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो आंध्र प्रदेश को कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं वहां पे टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वर्क कर रही है। तो NIELIT
फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के अंदर ये वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम टू स्टेबलाइज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री कैंपस इन अमरावती आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट का एम है अमरावती आंध्र प्रदेश को का जो अमरावती आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी कैंपस को कंप्लीटली क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ मतलब एआई के थ्रू हम वर्क करें, एआई के थ्रू सभी काम वहां पर हो, ये करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। The initiative represent a major step toward strengthening India deep tech ecosystem and particularly in क्वांटम टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो स्टेप लिया है ये हमारे ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इकोसिस्टम है या हमारा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको काफी बढ़ावा देगा। द प्रोजेक्ट लाइंस द आंध्र प्रदेश विजन ऑफ डेवलपिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव क्वांटम। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम आंध्रा क्वांटम मिशन के नाम से भी जानते हैं। अमरावती एक्सपेक्टेड टू बिकेम द सेंट्रल हब ऑफ द स्टेट एम्बिशियस क्वांटम वैली। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अब सेंट्रल हब होगा क्वांटम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका था। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस तरह की न्यूज से, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस announced in February 2026 will be stabilized in which city। प्रश्न ये पूछा गया है कि 2026 फरवरी 2026 में ये क्वांटम एंड आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी कैंपस कौन सी जगह मतलब स्टेबलाइज किया जाएगा या कौन सी सिटी में किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कौन सी सिटी में इसको स्टेबलाइज किया जाएगा, तो आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम या चेन्नई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रही है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये न्यूज आपको डेफिनेटली नहीं छोड़नी चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिसीविंग द बेस ईयर ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 और 3 टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। देखिए गवर्नमेंट ने जीडीपी के लिए, सीपीआई, आईआईपी के लिए अपने जो नेशनल अकाउंट्स है इनके लिए अपना बेस ईयर चेंज किया है। ठीक है, बेस ईयर अब होता क्या, व्हाट इज बेस ईयर, तो बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में, देखिए अभी मैं फॉर एन एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं मार्केट आज गई और मैंने सेब खरीदा और वो सेब मुझे थोड़ा महंगा लगा। मैंने किस बेसिस पे कहा कि मुझे सेब महंगा लगा, यानी कि एप्पल्स मुझे महंगे लगे, तो ये मैंने इस बेसिस पे कहा कि मैंने कभी ना कभी के लास्ट प्रीवियस प्राइसेस से उसे कंपेयर किया होगा। तो इसी तरीके से जिस ईयर से हम प्राइसेस को या फिर किसी भी डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं वो बेस ईयर होता है। अब बेस ईयर किस ईयर को बनाया जाता है, मतलब जहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, जिस ईयर में मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, चीजें सही चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होता है, उस ईयर को बेसिकली बेस ईयर हम घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस ईयर है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन देखने के बहुत काम आता है कि भाई अभी करंट में अब हर बार का तो नहीं देख सकते ना, किसी एक हम स्टेबल ईयर से देखते हैं। ठीक है, तो कोई एक स्टेबल ईयर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 2000 मतलब ये अकाउंट्स का जो चेंज किया 2024। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको डिसाइड करती है। अगर हमें 26 का इन्फ्लेशन रेट देखना है तो हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, इससे करेंगे, जैसे पहले 2013 से कर रहे थे या 12 से कर रहे थे, तो अब हम उसे 24 से करेंगे, राइट। तो an advisory committee on national accounts statistics was constituted under the chairmanship of B.N. Golder to recommend methodologies, डाटा रिसोर्स एंड, देखिए यहाँ पर बेसिकली एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिक, जिसकी अध्यक्षता की बीएन गोल्डर ने। ठीक है, बेसिकली ये कमेटी इसी चीज के अंडर रिसर्च करने के लिए की गई थी। इसके अंदर 5 मोर कमेटीज भी थी, 5 सब कमेटीज भी थी, जिनके नाम इस तरह से हैं। पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू डाटा रिसोर्स रेट्स एंड रेशोस, मैथोलॉजिकल मैथोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स,
constant price estimates, रीजनल अकाउंट्स एंड एसएनए 2025 अपडेट्स। ये 5 कमेटी और बी एन गोल्डर की कमेटी जो मेन कमेटी है उसके साथ इन 5 सब कैटेगरी कमेटी के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया गया है। द न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज बेस ईयर, देखिए यहाँ पर जो बेस ईयर रहेगा ये आपका 22-23 का जो बेस ईयर रहेगा ये रिलीज करा जाएगा 27 फरवरी 2026 से, ये आपका इशूड हो जाएगा टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर अबाउट द मैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट धीरे धीरे जो भी स्टेक होल्डर्स वगैरह या मार्केट में इन डाटास को रिलीज कर रही है। ठीक है, ये डाटास को रिलेटेड जो सब कमेटी जो बनाई गई थी, 5 सब कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 18 ऑफ फैब 2026 को की थी। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं आपको चीज बता दूं कि बेसिकली देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि हम किस लिए यूज करते हैं बेस ईयर को, तो हम हमारा कंपैरिजन बेसिस पे ज्यादातर इसे यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज इनिशिएटेड रिवाइज ऑफ द national account base year to better capture structural economic changes and improve statistical accuracy. What has been selected as a new base year? तो कौन से ईयर को न्यू बेस ईयर डिक्लेयर्ड किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21, 2022-23 ये किया गया है, 23-24 ये बेस ईयर यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया गया, सॉरी 22 to 24 3। ठीक है, ये बेस ईयर हमारा डिक्लेयर्ड किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, ये है वाइब्रेंट विलेज पार्ट 2 प्रोग्राम 2, सॉरी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का अभी रिसेंटली ही मतलब लॉन्च किया गया है। ये किया गया है मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, इसे बेसिकली किया गया है। और ये असम में बेसिकली यहाँ पर असम के एक गांव नाथनपुर से इस मतलब नाथनपुर से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। बेसिकली क्या किया गया है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज पार्ट 2। ठीक है, जिसमें कि विलेजेस और जो भी ऐसे क्षेत्र, ठीक है याद रखिएगा, जो भी हमारे मतलब जगहें हैं जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं दूसरी कंट्री से बॉर्डर्स पे हैं, ठीक है, तो उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है, कन्वर्जेंस ड्राइवन डेवलपमेंट अप्रोच यहाँ पे रखी गई है कि उन इस मतलब गांवों को, उन शहरों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसके लिए गवर्नमेंट का टोटल आउटले है 6,839 करोड़ रुपीस का, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्सपेंस किया है। द प्रोग्राम फोकस द स्ट्रेंथिंग बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़िया करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज, लाइफ अपॉर्चुनिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टेबलाइज किया है। जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं, जो बॉर्डर पे लगते हुए विलेजेस हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, किसी भी चीज का, या फिर तो वहां पर मेजरली सिक्योरिटी को बढ़ाना और उन विलेजेस को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टूर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि गवर्नमेंट जो एक विजन देखा हुआ है 2047 में विकसित भारत का, उसकी तरफ बढ़ सके। इसी के साथ द इनिशिएट ऑल्सो इनहेंसेस नेशनल सिक्योरिटी बाय इनेबलिंग बॉर्डर रेजिडेंट टू एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ विजिलेंस, हेल्पिंग प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स एंड स्ट्रेंथिंग इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। देखिए ये काफी चीजों को एक्चुअली वो करेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट, देखिए जो भी हमारे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं या फिर लोग आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उन सब चीजों को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। यहाँ के लोगों की बेटर लाइफ, यहाँ के लोगों की बेटर लाइफ डेवलपमेंट के लिए किया गया। ये जो स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, ये फाइनेंशियल मतलब ये स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड अप टू 2018 2028 टू 2029 तक इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसमें 15 स्टेट इन्वॉल्व हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व हैं, कवरिंग 1954 विलेजेस और 334 ब्लॉक्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने नियरली 6900 करोड़ यानी कि 66,000
6,839 करोड़ रुपए का पैसा जो मतलब एलोकेट किया है ठीक है, एलोकेट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ 140 विलेजेस इन असम। यहाँ पे याद रखिएगा 140 विलेज सबसे ज्यादा असम को दिया गया है। 140 असम के विलेज हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं और 27 ब्लॉक है, इंश्योरिंग द फैसिलिटी कंपेरेबल डेवलपमेंट विलेजेस इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच एरिया है, तो उस चीज के लिए स्टेट कौन कौन सी कवर की गई हैं? अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल अलोंग विद द असम। ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं इनको इसमें कवर किया गया। तो अब आ जाते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 26 द इनहेंस इंटरनल सिक्योरिटी बाय इम्प्रूविंग empowering border communities while improving socio-economic condition through a convergence based development model. What is the total approach outlet of vibrant village program 2? तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए गवर्नमेंट ने जो भी ये बॉर्डर कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, इसमें इनका कितना एक्सपेंस है या इनका मॉड्यूल कितना है, कितना आउटले किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 5,500 करोड़, 6,000 करोड़, 7,200 करोड़, 6,839 करोड़ या फिर आपका 8,000। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा अगला प्रश्न जो आता है उसके ऊपर भी हम एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड अ प्रोविजनल ग्रोथ ऑफ 0% इन। देखिए यहाँ पर जो देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की, ठीक है, जो अभी मैं आपके चल के बताऊंगी, उसके 2025 के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो लगभग 0 ग्रोथ हुई है। उसके कुछ रीजंस, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से अभी देखी नहीं जा पा रही है, तो वो एक यहाँ पे ये न्यूज थी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इन सीमेंट स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एंड कोल इंडस्ट्री सेक्टर, कहीं ना कहीं रीजन इनको भी बताया जा रहा है, बिकॉज ये मेन इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी में वो देते हैं। 8 कोर इंडस्ट्री के की सेक्टर्स कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोल हो गया कोयला जो होता है, क्रूड ऑयल कच्चा माल जो हो गया, नेचुरल गैसेस प्राकृतिक जो गैस होती है, रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक जो होते हैं, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज 8 इंडस्ट्रीज, अगर इन 8 इंडस्ट्रीज को हम देखें तो ये 27% ऑफ टोटल वेट इन द इंडेक्स ऑफ आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इस तरह के इंडस्ट्रियल जो मतलब कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इनके ऊपर आई इन्फ्लेशन को जो बताता है, महंगाई को मतलब वो बताता है। तो बेसिकली ये जो 8 इंडस्ट्री है 27% का वेटेज रखते हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो ऑल ओवर इकोनॉमी पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, अगर नहीं ग्रो करेंगे तो उस पर अच्छा असर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द ओवरऑल मॉडरेशन इन ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यू वीकनेस इन एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रोथ ओवरऑल देखी गई है या जो ग्रोथ के रिलेटेड जो डाटा देखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में कंटिन्यूअसली जो वीकनेस आ रही है उसका भी एक रीजन है। तो गाइज यहाँ पे बोला गया है कि कंपेरेटिवली जो ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा, तो ये ग्रोथ रेट है आपका 4% का। ठीक है, तो कंपेयर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन 18th Feb 2026 द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मतलब देखिए यहाँ पर 18 फरवरी को फूड कॉर्पोरेशन यानी कि जो हमारी फिसई है उसने क्या किया था, एफसीआई जो है उसने एक एमओयू साइन किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। देखिए ये पॉवर्टी से लड़ने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए या भूखमरी को खत्म करने के लिए बेसिकली इन्होंने एक एमओयू साइन करी, किसके साथ? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे द एग्रीमेंट एम टू सपोर्ट द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन फोकस्ड ऑन द कम्बेटिंग हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, हंगर से जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं उनको इंश्योर करने के लिए द एमओयू वाज साइंड
बाय द रविंद्र कुमार अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एफसीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। एंड कार्ल साक्यू, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इनके बीच में ये समझौता ज्ञापन किया गया है। द साइनिंग टुक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी, इनके बीच, इनके सामने ये किया गया। अंडर द एग्रीमेंट एफसीआई विल सप्लाई 2 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। देखिए, इस एग्रीमेंट के थ्रू जो इंडिया का एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्हें 2 लाख मेट्रिक टन्स राइस की सप्लाई यानी कि आपूर्ति करेगा। ठीक है, जिसमें कि 25% जो होंगे वो ब्रोकन राइसेस होंगे। ठीक है, और ये जो एमओयू साइन करी गई है, ये 5 इयर्स तक वैलिड रहेगी। ठीक है, और इसके जो प्राइसेस रहेंगे वो म्यूचुअल कंसेंट पे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जो प्राइसेस वगैरह होंगे म्यूचुअल कंसेंट पे, और साथ ही साथ अगर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की टाइम को भी बढ़ाना है, 5 ईयर से इंक्रीज करना है, तो वो भी म्यूचुअल कंसेंट पे ही रहेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पुट किया जा सकता है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। इन फरवरी 2026 दैट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई राइस फॉर द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन। तो बोला गया है कि कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के लिए, तो आपके ऑप्शन है एफएओ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ या नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गाइज, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने आज बात करी। प्रीवियस 2-3 दिन के हमने करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी समझ आए होंगे। साथ ही साथ न्यूज के साथ किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो वेल, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।